बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरगाम, इस वक्त बहुत बड़ी खबरें पाकिस्तान की सियासत में सामने आ रही हैं क्योंकि फैसला कुन ओवर्स का खेल जारी है और आज डयाला जेल में दो बड़ी अहम मुलाकातें, और अगर यूँ कहूँ कि ये फैसला कुन मुलाकातें हैं, इस पर कुछ अहम तरीन फैसले हो चुके हैं। इमरान खान की जानिब से अब आखिरी एक्का फेंका जाएगा और फिर अब पाकिस्तान की सियासत और पॉलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर तब्दील होने जा रही हैं कि एक कैदी नंबर 804 ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे डाला है और अमेरिका भी इस जंग में कूदा है कि इमरान खान और आर्मी चीफ एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक नई जंग है। और बराह रास्त अब जो जंग का एक नया दौर शुरू हुआ है जिसमें अमेरिका दरमियान में कूदा है, ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर जनाब दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने आज चीफ जस्टिस, अपने ही चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा जो हैं उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और चीफ जस्टिस बतौर वकील, यानी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वकील हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट के वकील हैं, वो चीफ जस्टिस नहीं हैं, वो जनाब आज उन्हीं पर गर्म देगचा उलटना। ये मामला क्या बना है कि शहबाज शरीफ साहब अचानक से जनाब वो चीफ जस्टिस के खिलाफ जाकर खड़े हो गए हैं। आज उन्होंने जो है वो बड़ा वाज़ेह मैसेज वहां पर पहुंचा दिया है। ये मामला क्या है, इस हवाले से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादरगाम, सबसे पहले कुछ अहम तरीन डिटेल्स आपके सामने रख देता हूं कि चीफ जस्टिस के नाम जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने काजी फाइज ईसा को एक खत लिखा और उस खत में चीफ जस्टिस का मकरू चेहरा आपने देखना है, उनका बेशर्मी की इंतहा देखनी है कि चीफ जस्टिस कहते, अगर आप ये कहें कि अगर इस शख्स को 3 साल की एक्सटेंशन मिल गई तो पाकिस्तान में मार्शल को दवाम मजीद मिलेगा, मार्शल प्लस 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 पाकिस्तान में लग जाएगा। अगर ये शख्स मजीद जो है वो चीफ जस्टिस रहा, इसको अपने वक्त पर रिटायर होना चाहिए और हुकूमत को इसके खिलाफ रेजिस्टेंस करनी चाहिए, क्योंकि ये चीफ जस्टिस जो है वो इससे पहले ऐसा तारीख में कभी बदतरीन मकरू किरदार का चीफ जस्टिस नहीं आया जिस तरह का गंदा और मकरू ये काजी फाइज ईसा साहब है। तो जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने इनके चेहरे से गंदा और मकरू जो नकाब है वो उतार के रख दिया और उन्होंने खत के अंदर जो है वो ये बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की तैनाती में फेवरेटिज्म, अपनी मर्जी का जो है वो जज लगा जाता है। बेंच फिक्सिंग के बाद अब जज फिक्सिंग भी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में, और ये किसकी छतरी के नीचे हो रही है? ये चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा की छतरी के नीचे हो रही है कि फेवरेटिज्म की बुनियाद पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात होते हैं और ये लिखा गया कि सूबा केपीके के साथ इम्तियाजी सलूक रवा कुछ रखा जा रहा है। और जस्टिस इब्राहिम के मुताबिक इस सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान से 3 और केपीके से सिर्फ 2 जजेस में वाज़ेह रहे कि जो है वो वहां पर तैनात हैं। और जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम साहब, वो 13 अप्रैल को रिटायर्ड हो रहे हैं और उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट तैनाती के लिए मेरे ऐसे मुनासिब नहीं जो ऐसे मौके पर काम आते हैं। उन्होंने लिखा कि तवक्को है कि इस खत के बाद आप मेरे खिलाफ नहीं हो जाएंगे क्योंकि आप खुद भी आवाज उठाते रहे हैं। जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ने लिखा कि मैं भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुतालिक लिख रहा हूं। जब सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियां खाली थी तो आपने सिर्फ एक तैनाती अपने सूबे बलूचिस्तान से जस्टिस नईम अफगान की सूरत में की। और जस्टिस इब्राहिम ने कहा कि मैं कोई फैसलों को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस खत के जरिए इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं और मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या वजह थी कि 4 असामियों की खाली होते वक्त सिर्फ एक की तैनाती की गई। और उन्होंने लिखा कि तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जो हैं वो होंगे। लेकिन उन्होंने मजीद कहा कि खुद जुडिशियल कमीशन और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का रुकन हो, तवक्को थी कि कम से कम मेरा नाम जेर गौर तो लाया जाएगा। जस्टिस इब्राहिम खान के मुताबिक लोग जल्द इंसाफ की रसाई की तवक्को रखते हैं और असामियां खालियां हैं, टैक्स अदा करने वाले शहरी असामियां को जल्द भरने की तवक्को रखते हैं। सोचता रहा कि बाकी असामियां खाली छोड़ने की वजह क्या है। जस्टिस इब्राहिम खान ने इस खत के बाद जो लिखा कि मुझे कोई माकूल वजह समझ नहीं आ रही कि इनके मुताबिक वो 31 साल से मजहबी फरीजे के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मैं ऐसा मेरा कैरियर रहा है कि खुदा के सामने मुतमईन हूं, ज़मीर के मुताबिक फैसले किए और कानून की हुक्मरानी के लिए मेरा ईमान गैर मुतज़लज़ल है। और जस्टिस इब्राहिम ने चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा के ही लिखे गए खत का हवाला दिया और उन्होंने जुलाई 2022 को उस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मैरिट पर तैनाती से मुतालिक जो है वो खत लिखा था। तो अब उन्होंने जो है वो काजी फाइज ईसा को खत लिख दिया है। तो ये मकरू चेहरा आज उनका बेनकाब हुआ है कि ऐसा तारीखी जो है वो मकरू चेहरा कभी बेनकाब नहीं हुआ होगा कि बेंच फिक्सिंग में कर
کرتے ہیں, جو فل کورس میٹنگز ہوتی ہیں ان کے منٹس جاری نہیں ہوتے, خفیہ میٹنگ یہ شخص کرتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلے یہ شخص کرتا ہے, جج فکسنگ یہ شخص کر رہا ہے, پتہ نہیں کیسے کیسے گندے اور مکروہ کھیل جو ہے یہ شخص کر رہے ہیں. اور پھر جناب دوسری جانب بشرا بی بی صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کو زہر دی گئی. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا, تو بشرا بی بی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جس سے یہ تصدیق ہو سکے کہ بشرا بی بی کو زہر دیا گیا ہے. فی الحال زہر دینے کے حوالے سے کوئی ٹیسٹ نہیں کروا رہے, لیکن بہتر ہوگا کہ چیک کیا جائے کہ کوئی سنگین مسئلہ تو نہیں. بنی گالہ کے باہر میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ 4 ڈاکٹروں پر مشتمل ٹیم نے بنی گالہ جا کر بشرا بی بی کا چیک اپ کیا اور بشرا بی بی کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے. 2 ماہ قبل کھانے کے بعد بشرا بی بی کی طبیعت خراب ہوئی اور کھانا کھانے میں مشکل ہو رہی تھی, لیکن اب کیفیات ٹھیک ہو گئی ہیں اور مگر وزن کا معاملہ ابھی برقرار ہے. بشرا بی بی کے معدے میں اب بھی جلن ہے, لیکن ان کے منہ میں دانے نہیں ہیں. ڈاکٹر عاصم یوسف نے کہا کہ بشرا بی بی 100% ٹھیک نہیں ہے, ان کے کچھ بلڈ ٹیسٹ اور اینڈوسکوپی کی بھی درخواست ہے اور ٹیسٹ کی رپورٹ آنے کے بعد ہم انہیں ادویات دیں گے. تو جناب یہ جو ہے وہ انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ بشرا بی بی کو زہر نہیں دیا گیا تھا. یہ خبر آپ کے سامنے ہے. اور پھر جناب دوسری جانب امریکی جو ہیں وہ ترجمان محکمہ خارجہ میتھیو ملر جو ہیں انہوں نے ایک بہت اہم بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ سیکیورٹی پارٹنرشپ ترجیح ہے اور واشنگٹن دونوں ملکوں کے درمیان سلامتی کے شعبے میں شراکت داری کو وسیع کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا. یہ سیکیورٹی پارٹنرشپ کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ نے اس پر غور کرنا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کے دور میں انہوں نے جو ہے وہ فوجی اڈے امریکہ کو دینے سے انکار کر دیا تھا. ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا تھا ہم کوئی غلام ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں, کہ آپ ڈرون حملے کریں افغانستان میں ہماری سرزمین کو استعمال کر کے, آپ ہماری سرزمین میں دہشت گردی کو پروان چڑھائیں, ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. آپ ہمارے ملک میں آ کر قبضہ کر لیں, ہم بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے. تو اب وہی دور دوبارہ شروع ہو رہا ہے کہ یہاں پر حملے بھی ہوں گے, یہاں پر سیکیورٹی پارٹنرشپ کے نام پر فوجی اڈے بھی بنائے جائیں گے اور یہاں پر غلامی بھی کی جائے گی. اور آپ کو اب وجہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ عمران خان کے دور میں کیوں یہ سیکیورٹی پارٹنرشپ نہیں ہو رہی تھی, کہ خان صاحب جو ہیں وہ کسی اور جو ہے پرائی جنگ کے اندر جو ہے وہ کرائے کی بندوق نہیں بننا چاہتے تھے کہ ہم جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکتے. تو امریکہ نے ایک بار یہ پھر سے بیان دے دیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ سیکیورٹی پارٹنرشپ کو ترجیح دیں گے, ہم آپ کے ملک میں سرمایہ کاری نہیں کریں گے, ہم آپ کو غلام بنا کے رکھیں گے. بیسیکلی یہ کہنے کا ان کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے غلام ہیں. تو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر جو ہے وہ طبلِ جنگ بجا دیا ہے اور میں آپ کو یہ خبر بھی دے رہا ہوں کہ اندر سے ہمیں کچھ ذرائع نے بتایا ہے اگر 3 سال ایکسٹینشن کا معاملہ چل رہا تھا, جو چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے 3 سال کی ایکسٹینشن دی جائے, تو اب حکومت ان کو ایکسٹینشن دینے کے پوزیشن میں جو موجود نہیں ہے, وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دی جائے. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے جنرل بارہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی تھی 3 سال کی اور وہ عمران خان کے گلے پڑ گیا تھا, تو یہ چیف جسٹس بھی ہمارے گلے پڑ سکتا ہے. جیسے جنرل بارہ صاحب ہمارے گلے پڑ گئے تھے نون لیگ کے ہی کہ نواز شریف صاحب نے ان کو تعینات کیا تھا اور انہیں کی حکومت کو گرا دیا گیا تھا اور پھر عمران خان صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی اور پھر رجیم چینج آپریشن ہو گیا. تو یہی سارا کھیل جو ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کے ساتھ نہ کر دیں کہ شہباز شریف صاحب کو کسی نہ کسی کیس کے اندر نااہل کر دیا جائے, کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ کر دیا جائے کہ شہباز شریف صاحب کو مکمل طور پر راستے سے ہٹایا جائے. آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ نون لیگ والے وہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس کو ایکسٹینشن نہ دی جائے, لیکن پریشر ڈالا جا رہا ہے اور یہ اوپر سے یہ طاقتوروں کے ذریعے جو ہے پیغامات پہنچ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جائے, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا. شاید حکومت جو ہے وہ اس موڈ میں آ گئی ہے. تو آج جو ہے وہ کابینہ کا اجلاس, اس میں شہباز شریف صاحب نے ایک اہم ترین خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے لکھے گئے خط کے معاملے پر حکومت نے کمیشن بنا کر اپنی ذمہ داری پوری کی تھی, مگر بعد میں اس میں تبدیلی آئی اور اب سپریم کورٹ اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور وہی اسی حوالے سے فیصلہ کریں گے. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہاتھ اٹھا لیں گے شہباز شریف صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اب شہباز شریف وزیر اعظم نے کہا کہ اب خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کو دیکھیں, ہم کچھ نہیں کرنے والے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے شہباز شریف کو بلایا اور کہا کہ آپ کمیشن بنائیں اور کمیشن بنا کر تصدق جیلانی صاحب کو اس کا سربراہ بنا دیں اور آپ خود اس کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں. یہ سارا کچھ ہو گیا, شہباز شریف صاحب نے سارا کام کر دیا, لیکن اس کے فوری طور پر تصدق حسین جیلانی صاحب اس کمیشن کو چھوڑ جاتے ہیں اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اسکوت نوٹس لے لیا. اسکوت نوٹس لے کر معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا اور شہباز شریف صاحب کو ایک پوری گیم کے تحت گندا کیا گیا. تو یہ گیمز آپ نے سمجھ لی ہیں اور شہباز شریف صاحب اس معاملے پر اب قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کی موڈ میں موجود نہیں ہے. اور انہوں نے جناب اس میں مزید لکھا کہ عدلیہ کے معاملات میں خفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت, عدلیہ کے کام کے اندر خفیہ اداروں کی مداخلت, ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. یعنی کہ آپ نے کمیشن بنا لیا, آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی. اور بھائی یہ ذمہ داری نہیں ہے, ملک میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, سپریم کورٹ میں جناب اس کردار کو بلانا چاہیے. ڈی جی سی کا ذکر ہوا, آپ بلائیں اس کو, جناب کیا معاملہ تھا. ڈی جی آئی ایس اے کو بلائیں, اس سے پوچھیں کہ آپ کیا ہمارے ملک میں مداخلت کر رہے ہیں, کیوں عدلیہ کے کاموں میں مداخلت کی جا رہی ہے, کیوں ان کو ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. چیف جسٹس میں اتنی ہمت ہے, اتنا اخلاقی جواز اس میں ہے کہ وہ جناب بلا کر پوچھے گا کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے ملک میں اندر.
नहीं जनाब, क्योंकि नौकरी करनी है, इस मुल्क में रहना है, क्योंकि नौकरी भी करनी है, क्योंकि नौकर भी बनना है, बूट भी पॉलिश करने हैं, जनाब ताबेदार भी रहना है। तो इस मुल्क में तो फिर जो जितना बड़ा चोर होगा, जितना बड़ा करप्ट होगा, उसको उतना बड़ा ओहदा मिलेगा। मोहसिन नकवी की मिसाल आपके सामने, अनवर काकड़ साहब की मिसाल आपके सामने, जनाब फैसल वाडा की मिसाल आपके सामने कि इनको सेनेटर भी बनाया गया, एक को चेयरमैन सेनेट बनाया जाएगा, एक को जनाब जो है वो वज़ीर दाखिला बनाया गया, पीसीबी का चेयरमैन बना दिया गया, चीफ जस्टिस को 3 साल की एक्सटेंशन मिल रही है। तो जितना बड़ा गलीज और गंदा किरदार होगा, उतना बड़ा उसको ओहदा पाकिस्तान में दिया जाएगा। ये पत्थर पर लकीर है। और मुल्क का सबसे बड़ा चोर शहबाज शरीफ साहब, मनी लॉन्ड्रिंग का बादशाह, वो जनाब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। और मिस्टर 10% को आपने मुल्क का सदर पाकिस्तान लगा दिया है। और मरियम नवाज जो नारे लगाया करती थी कि ये तो जैसे करती है इसके पीछे वर्दी है, उसको जनाब आपने जो है वो वज़ीर आला पंजाब लगा दिया। तो ये मुल्क की जो है वो सूरत हाल है कि यहाँ पर इस तरह के जो है वो नकम्मे और तरक्के लोग जो हैं वो आला ओहदों पर फाइज हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब इस वक्त अमेरिका जो है वो इस खेल के अंदर कूद पड़ा है और अमेरिकी वफद ने जो है वो अडयाला जेल का दौरा किया है। और ये एक बड़ी अहम तरीन तफसीलात जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अमेरिकी सफारतखाना का वफद जो है वो नूर मुकद्दम केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफिर तक उन्होंने कौंसलर रसाई हासिल की और उनको कौंसलर रसाई दी भी गई। और ज़राए के मुताबिक जो है अमेरिकी सफारतखाना के अमले ने अडयाला जेल का दौरा किया और इस दौरान अमेरिकी सफारतखाना ने के वफद ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के मुजरिम ज़ाहिर जाफिर तक जो है कौंसलर रसाई हासिल की और उनसे अहम तरीन मुलाकात की है। और 3 रुकनी वफद जो है उन्होंने जो है उनसे मुलाकात की है और ये मुलाकात डेप्टी सुपरिटेंडेंट रूम के अंदर हुई है। और इसमें माइकल मर्फी, उसामा हनीफ और नवीद गाजी जो है वो शामिल थे। मुलाकात खत्म होने पर अमेरिकी सफारतखाने का वफद अडयाला जेल से वापस इस्लामाबाद रवाना हो गया और बताया जा रहा है कि मुजरिम ज़ाहिर जाफिर जो है उन्होंने अपनी सजाए मौत के खिलाफ जो अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है और दरख्वास्त मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि गलतियों से भरपूर एफआईआर पर सजा देना इंसाफ के असूलों से मुनाफी है, तो लिहाजा आप मुझे सजाए मौत नहीं दे सकते। तो वो अमेरिकी शहरी थे, चूंकि फिर उनको कौंसलर रसाई अमेरिकी सफारतखाने को दी गई और उनसे उनकी एक मुलाकात जो है वो अडयाला जेल के अंदर करवाई गई है। तो अमेरिका ने वहाँ पर अमेरिकी सफारतखाना ने अडयाला जेल का दौरा किया है। तो यहाँ पर खबर ये भी हो सकती है कि क्या खान साहब से कोई मुलाकात तो नहीं हो गई, लेकिन खान साहब से अमेरिकी सफारतखाना की किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई है। अब जनाब दूसरी जानब इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। अडयाला जेल में एक और अहम तरीन मुलाकात और फिर इमरान खान और आर्मी चीफ एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। ये मामला और माजरा क्या है? आज जनाब पहली बार शिबली फराज साहब जो है नजर आए हैं और इमरान खान साहब की जो सियासी टीम है उनका अडयाला जेल में इमरान खान की उनके साथ मुलाकात हुई है, जिसमें असद कैसर, उमर अयूब और उसके अलावा शिबली फराज और रऊफ हसन जो है वो शामिल थे, असद कैसर साहब शामिल थे। और इससे पहले आपने देखा कि वकला ने ही पूरी पार्टी को हाईजैक किया हुआ था। शेर अब्दुल मरवत जैसे लोग थे, बैरिस्टर गौहर अली खान जैसे लोग थे और वकला जो है वो सियासी लोगों को आगे आने नहीं दे रहे थे। अब सियासी लोग खुद आगे आ गए हैं, वो खान साहब से मुलाकातें कर रहे हैं। अब एक नई जंग होगी और अब टफ टाइम देने का फैसला हुआ है। इमरान खान साहब अब टफ टाइम देंगे। अब वकला के जरिए पार्टी नहीं चलाई जाएगी, बल्कि अब सियासी लोग वापस आ रहे हैं। हमाद अदर की वापसी हो गई है, मुराद सईद भी कभी वापस आ जाएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आपको मजबूत नजर आएगी। और फिर जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ ईद के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया है और अगले जलसों में शेड्यूल भी जारी करेंगे। आज ये मुलाकात के बाद मुश्तरका तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें उन्होंने ईद के बाद एहतजाज का ऐलान कर दिया है। और दूसरी जानिब कल बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि हम एहतजाज नहीं करेंगे, बल्कि पार्लियामान में लड़ाई लड़ेंगे, हम सड़कों के ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन आज इमरान खान की सियासी टीम ने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। अब यहां से आप पार्टी में समझ लें कि 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, एक वकला का ग्रुप है, एक सियासी लोगों का ग्रुप है। और वकला कॉम्प्रोमाइज है, वो एस्टैब्लिशमेंट के मोरे हैं और सियासी टीम इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हुई है और वो जो कुछ खान साहब वहां से हदायत कर रहे हैं वो खान साहब की बातों को तस्लीम कर रहे हैं और बुनियादी मकसद आइन और कानून की बालादस्ती और उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम ईद के बाद भरपूर तहरीक चलाएंगे, हमारा एक इत्तेहाद बन चुका है और उसका एक निकाती एजेंडा है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो। हम अदलिया के साथ खड़े हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के खतूत मामले पर फुल कोर्ट बेंच बनाकर इसकी समाअत करेगा और उन इदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए जिस पर जुल्म हुआ है और उनको जो खत मौसूल हुए हैं उसमें मुल्क का कोई कानून मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने अपनी नजरिए के लिए जदोजहद जारी रखने का पैगाम दिया है और लिहाजा इमरान खान साहब जो पीछे नहीं हटेंगे। शिबली फराज साहब 10 माह के बाद तकरीबन आज मंत्री पर आए, उनकी खान साहब से पहली मुलाकात हुई है। तो ये एक खुश आइंद है और बड़ी अच्छा जेस्चर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब वकला को पीछे करके सियासी टीम ने अब खुद महाज जो है वो संभाल लिया है। अब तक के लिए इतना अपना ख्याल रखिएगा और ख्याल रखना लगे पाकिस्तान जिंदाबाद।